उपरोक्त विषय में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि आज से 5-6 दिन पहले मेरे बच्चे द्वारा मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से गेम खेलते समय अचानक फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हो गया, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। परंतु 2 दिन बाद 2 व्यक्ति मेरी दुकान पर आए और मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और कहा कि उनके फ़ोन में पैसे नहीं है, उन्हें कॉल करनी है। जब मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे मोबाइल से एक पोस्ट शेयर हुई है, क्या मुझे इसकी जानकारी है? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मोबाइल चलाना ज़्यादा आता नहीं, मोबाइल मेरा बच्चा गेम खेलने के लिए ले लेता है। तो उन्होंने मेरे मोबाइल से वो पोस्ट डिलीट कर दी और मुझे कहा कि आइंदा से ध्यान रखना। फिर शनिवार 11 जून को मेरे पास धान मंडी थाने से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, आप थाने में आ जाओ। जब मैं गया तो पता चला मेरे खिलाफ वो रिपोर्ट मेरे पड़ोसी नाजिम ने ही दर्ज कराई है। नाजिम और उसके साथ 5 लोग 3 दिन से मेरी दुकान की रेकी कर रहे हैं और मुझे दुकान खोलने नहीं दे रहे। सुबह शाम मेरी दुकान के बाहर 5 से 7 लोग रोज चक्कर काट रहे हैं और मुझे पता चला है कि मेरी दुकान खुलते ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे। चूंकि नाजिम और उसके साथियों ने मेरी फोटो और मेरा नाम अपने समाज के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दिया है और सबको कह दिया है कि ये व्यक्ति अगर कहीं रास्ते में या दुकान पर आए तो इसे जान से मार देना, क्योंकि इसने ये पोस्ट शेयर की है। इनके द्वारा मुझे दुकान नहीं खोलने का दबाव बनाया जा रहा है कि अगर मैंने दुकान खोली तो ये सब लोग मिलकर मुझे जान से मार देंगे। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि नाजिम और उसके साथीगण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे मेरी दुकान खोलने दी जाए और मेरी जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। हस्ताक्षर प्रार्थी कन्हैया लाल तेली। ये शिकायत उदयपुर के कन्हैया लाल तेली ने 15 जून 2022 को थाना धान मंडी में दर्ज कराई थी। पर जकात पर बिकी पुलिस से क्या ही कार्रवाई होती, ऊपर से राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की है और इस देश में न्याय सरकार देखकर होता है, तो उन्होंने कन्हैया लाल को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की। और आखिर एक गरीब इंसान कब तक अपनी दुकान बंद रखता। सो उन्होंने 27 जून से अपनी दुकान वापस खोलनी शुरू करी और 28 जून को उनकी दुकान पर मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद नाम के 2 जोम्बी कपड़े सिलवाने के बहाने आए और जब वो नाप ले रहे थे तो उन पर हमला किया और उनका गला काट दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन दोनों जॉम्बीज ने घर जाके एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। कन्हैया लाल का गला रेतने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक मोहम्मद रियाज ने 17 जून को भी एक वीडियो बनाया था। सुनिए क्या कह रहा है वो इस वीडियो में। क्या कह रहा है ये वीडियो में कि इसे परिवार की नौकरी की कोई चिंता नहीं है, इसका सब कुछ रसूल अल्लाह के लिए कुर्बान है। लास्ट लाइन आप लोग दोबारा ध्यान से सुनो। मौत भी आएगी तो जन्नत है, मौत भी आएगी तो जन्नत है। सुना आपने? यही बेसिक सा डिफरेंस है उनमें और हम में। हम जीने के लिए पैदा होते हैं, वे मरने के लिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए जीवन शुरू होता है। हम कोशिश करते हैं जितना बढ़िया से जीवन जी सकते हैं जी लें। हमारे लिए स्वर्ग नरक यही है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा दिन जिए, बढ़िया से जिए, शतायु हूं। वही दूसरी ओर इन जॉम्बीज के लिए असली जीवन पैदा होने के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि मरने के बाद शुरू होता है। जी हाँ, इन्हें धरती पर ज्यादा दिन जीवित रहने का कोई लालच नहीं होता। इन्हें तो बस एक ही लालच होता है, मरने के बाद जो जन्नत जाने का। वो जन्नत जहां इन्हें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, वो जन्नत जहां शराब की नदियां बहती हुई मिलेंगी। इसलिए इन्हें धरती पर जिंदा रहने और जीवन जीने से ज्यादा जल्दी जिहाद करते हुए मरकर जन्नत जाने की होती है। ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक किताब और एक परफेक्ट मैन इन्हें ऐसा करने को कहे गए हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये क्या नॉनसेंस है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, जो तुम्हें नॉनसेंस लग रहा है उस नॉनसेंस को मानने वाले बस मोहम्मद रियाज या गौस मोहम्मद ही नहीं है। इस नॉनसेंस को मानने वाले 1.8 बिलियन यानी 180 करोड़ जॉम्बीज हैं इस धरती पे। जी हाँ, वो तुम्हारा सब्जी वाला, फल वाला, जूस वाला, जिम वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, सोसाइटी में टंकी साफ करने वाला, बिरयानी वाला, ये सब इसमें मानते हैं, बस उन्हें मौका नहीं लग रहा। वरना मेरी किसी वीडियो का टॉपिक एक दिन तुम भी हो सकते हो, या मैं भी किसी दिन अजीत भारती की वीडियो का टॉपिक हो सकता हूं, या अजीत भारती किसी और की वीडियो का टॉपिक हो सकते हैं। अब तुम कहोगे कि यार बट व्हाट अबाउट गुड मुस्लिम्स, लिबरल मुस्लिम्स? तो पहली चीज तो ये याद रखना, ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम तुम्हारे दिमाग की उपजी चरस है। ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है। या तो कोई मुस्लिम होता है या नहीं होता, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। अब मुस्लिम कौन होता है? तो जो ये मानता हो कि देयर इज नो गॉड अदर देन अल्लाह एंड मोहम्मद वाज हिज लास्ट प्रॉफिट। तो अब जिसे तुम गुड मुस्लिम कह रहे हो, लिबरल मुस्लिम कह रहे हो, क्या वो इसे नहीं मानता? अगर नहीं मानता तो वो मुस्लिम ही नहीं है, समझे। उधर राजस्थान में जैसा कि हर बार होता है, ऐसी किसी घटना के बाद पूरे देश में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है 24 घंटे के लिए। अगले 1 महीने के लिए पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। वहां के मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई करने का बयान दे दिया है। उदयपुर के कलेक्टर साहब ताराचंद मीणा जी ने बताया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कानून अपना काम कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार को यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। पर डीएम साहब ने यह नहीं बताया कि वो किस पर और क्या ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे फिर कोई दूसरा कन्हैया लाल ना मारा जाए। डीएम साहब तो एट बेस्ट और एट मैक्स लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन कर सकते हैं ना।
पर यहाँ तो समस्या लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ तो समस्या एक आइडियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ये सारे जॉम्बीज मानते हैं। तो कलेक्टर साहब बताएं कि क्या उन्हें लवासना में आइडियोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने का कोई उपाय बताया गया था क्या? ठीक करना छोड़ो, आइडियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है यही बताया गया था उन्हें? नहीं ना। इसके बाद अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने घटना की निंदा की है, इस घटना पर अपना दुख प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि पीएम पूरे देश को संबोधित करें और अपील करें कि सब आपस में प्रेम भाईचारे से रहें, किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हिंदुओं के चारा बनने से अशोक गहलोत जी का मन नहीं भरा है शायद, अभी थोड़ी और हत्याएं इनको चाहिए। उधर भाजपा के राजस्थान से सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने ट्वीट करके इस घटना के जिम्मेदार के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि इस घटना की जिम्मेदार गहलोत सरकार है। मुझे लग रहा था रिलीजन के बुर्के में घूम रहा माफिया गैंग जिम्मेदार है। उन्होंने एक और ट्वीट करके बताया है कि कांग्रेस राज में राजस्थान तालिबान स्टेट बनने की राह पर है। साथ ही उन्होंने गहलोत जी को अक्षम बताते हुए कुर्सी से उतरने की सलाह दी है। साथ ही वे इस बात की भी जांच कराना चाहते हैं कि ऐसे धर्मांध तत्वों पर कार्रवाई करने से पुलिस को कौन रोक रहा है। राठौर साहब इस समस्या की जड़ की जांच नहीं कराना चाहते जो कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है कि राज्य सरकार की सह व तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिन संगठनों का हाथ है, उन्हें राज्य सरकार बेनकाब कर गिरफ्तार करे। मतलब वसुंधरा जी भी दोष रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के बदले दोष कांग्रेस के सह और तुष्टीकरण की नीति को बता रही हैं। वे इस घटना के पीछे जिस विचारधारा का, जिस किताब का, जिस परफेक्ट मैन की टीचिंग्स का हाथ है उसको बेनकाब करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये तो जिन संगठनों का हाथ है, जिन लोगों का हाथ है, उन्हें बेनकाब करवाना चाहती हैं। कुल मिलाकर बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं दोनों, गोल गोल घुमा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे। इन दोनों की वीर माओं ने कभी जौहर किया होगा, इनके परिवार के, इनके दादा परदादा ने शाखा किया होगा, पर ये बेचारे समस्या का कारण तक नहीं बता पा रहे। समाधान तो दूर की बात, क्या ये वही राजस्थानी माटी है जहां जौहर हुए थे, जहां राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे वीर जन्मे थे? इसी बीच केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने इस हत्या की जांच NIA को सौंप दी और कहा कि एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लिंक्स विल बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड, यानी घटना में लिप्त संगठन या किसी अंतर्राष्ट्रीय लिंक की भी पूरी जांच की जाएगी NIA द्वारा। यानी सारा चूतियापा करेंगे पर मेन मुद्दे की जांच नहीं करेंगे। बयान में पूरे कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी मानसिकता को, ऐसे संगठनों को जन्म देने वाली विचारधारा का कुछ करेंगे। आपको बता दूं कि हमारे गृह मंत्री कलयुग के चाणक्य नाम से विख्यात माननीय अमित अनिल चंद्र शाह जी हैं। और जानते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, वसुंधरा राजे, अमित अनिल चंद्र शाह, ये सब हमारे रूलिंग एलीट हैं। कांग्रेसियों से तो हमें कोई उम्मीद कभी थी ही नहीं, पर ये भाजपाई, इनमें भी सारे धिम्मी हैं क्या संगठन और सरकार में? कोई सा मर्द है कि नहीं जिसमें पौरुष बचा हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, या सारे रीढ़ और पौरुष विहीन ही हैं? अरे भाई, इनमें से कोई नर बचा है कि सारे मादा हो गए हैं, या ये भी सारे जकात के टुकड़ों पे बिक गए हैं और माफिया गैंग से बकासुर वाली संधि कर चुके हैं हिंदुओं के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कल की घटना के बाद किसी एक हिंदू नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने प्रॉब्लम को एड्रेस किया हो। ये तीनों राज्यवर्धन राजे और अमित शाह, ये तीनों भी इस घटना का मेन कल्प्रिट है, उसे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बाकी सब नौटंकी कर ले रहे हैं, पर हिंदुओं को ये नहीं बता रहे हैं कि कन्हैया लाल की हत्या रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के कारण हुई है। कन्हैया लाल की हत्या उस किताब के कारण हुई है जो काफिरों को मारने का हुक्म देती है और ऐसा करने के बदले उन्हें जन्नत में मौज कराने का वादा भी करती है। दैट ब्लडी बुक इज द रियल कल्प्रिट, यू इडियट्स। आप सबको अब समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि हिंदू रूलिंग एलीट इज द वर्स्ट क्रिएचर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, ब्लडी कॉकरोचेस, बिनथ कंटेम्प्ट। भाई मानो आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, फिर सर दर्द की दवाई दे देगा। पर अगर डॉक्टर डिजीज को डायग्नोज ही ना करे और आपको सर दर्द के बदले पेट दर्द की दवाई देता रहे तो क्या आपका सर दर्द कभी ठीक होगा? नहीं होगा ना। रोग का इलाज करने से पहले रोग क्या है ये पता करना पड़ता है ना भैया। पर हमारे धिम्मी नेता कॉकरोचेस बिन बीमारी को डायग्नोज किए ही बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं, और जब तक ये ऐसा करेंगे कन्हैया लाल जैसे लोग मरते रहेंगे। ये जनता को बीमारी का कारण ही नहीं बता रहे, और ऐसा करने में हिंदुओं के तमाम संगठन जो हिंदुओं के नाम पे चंदा खा के जी रहे हैं वो भी पीछे नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए कि ये फलाना नेता, ये फलाना संगठन हिंदुओं को सच बता रहा है माफिया गैंग का। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का सच नहीं बोला जाएगा तब तक ऐसे ही माफिया गैंग मंद मंद मुस्कुराता रहेगा और ऐसे अनगिनत कन्हैया लाल मारे जाते रहेंगे और मारे गए हैं।
1300 साल में ही 9 करोड़ लोग तो इसी देश में मारे गए हैं, और उसके बाद भी राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहा है कि भाईचारा बना के रखें और वीडियो शेयर ना करें। इसीलिए हर ऐसी घटना के बाद इस स्टेट से उम्मीद रखना कि ये तुम्हें तो बचा ही लेगा, ये खुद से झूठ बोलने जैसा है। कन्हैया लाल भी थाने में गए थे, रिपोर्ट तक लिखवाई थी, नाम भी बताया था कि ये लोग रेकी कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, पर बचा लिया कन्हैया लाल को। हाँ, हिंदुओं के राइट टू लाइफ को सिक्योर कर सकने में पैथेटिकली फेल हो चुका ये स्टेट आपके मरने के बाद आएगा और धारा 144 लगा देगा। कुछ दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर देते हैं आजकल तो, है ना, और अपनी पीठ थपथपा लेगा। अगर मामला फैल गया तो आपके परिजनों को 2-5 लाख रुपए भी दे देगा। आप सबसे ही लिए टैक्स के पैसों से। हिंदुओं के नाम पर चंदा उगाही करने वाले संगठन वाले भी जो है वो थोड़ा बहुत हो हल्ला करके शांत हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये स्टेट और तमाम संगठन बस इतना ही कर सकते हैं आपके लिए, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना खुद को पागल बनाने जैसा है भैया, इसलिए खुद को पागल बनाना छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही कह रहा हूं मैं, तो हम करें क्या? क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं भैया, इतना भी निराशावादी माहौल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। किसी शायर ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, मौलाना हाली ने बड़े दुख के साथ ये पंक्तियां लिखी थी कि दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उम्मे फटका कुलझुम में जिसका, कि ये बेसफर जिसने सातों समुंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मतलब अरबिस्तान के धर्म का वो निडर जहाज जिसका झंडा दुनिया में दूर दूर तक पहुंचा, जिसको रोकने वाला कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, ना किसी देश में वो जुदा हुआ, ना गहरे समुंदर में डूबा, बिना मदद के जिसने सातों समुंदर पार किए, वो गंगा नदी के मुख में आकर डूब गया। यानी पूरी दुनिया में अपना झंडा लहरा चुके माफिया गैंग के दीने हिजाजी के बेबाक बेड़े को गंगा जी में डुबो देने वाले पूर्वजों के वंशज हैं हम। ये समझ में आ रही है तुम्हें? पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में इतने वीर योद्धा और किसी मिट्टी ने नहीं जने थे जितने अकेली हल्दी घाटी की मिट्टी ने जन दिए थे। वो तो बस उस समय हमारे पूर्वजों को माफिया गैंग का सच नहीं बताया किसी ने, वरना तो आज हम इस माफिया गैंग के बारे में हिस्ट्री की बुक्स में ही पढ़ रहे होते। बस अगर किसी ने हमारे पूर्वजों को बता दिया होता कि ये अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, टीपू ये सब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एक किताब है, अगर वे सच जान जाते तो डायरेक्ट जड़ पे वार करते, सॉफ्टवेयर ही डिस्ट्रॉय कर देते, टंटाई खत्म हो जाता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पर वो नहीं जान पाए इस माफिया गैंग का सच, क्योंकि वो सतत युद्ध में है और तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इतने इजी नहीं थे और माफिया गैंग का सच जानना भी इतना सरल नहीं था जितना आज है। इसलिए आपके पास, मेरे पास तो ये बहाना भी नहीं है। तो जी आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले तो खुद इस माफिया गैंग का सच जान सकते हो। जब आप खुद जान जाओ तो अपने परिवार वालों को बता सकते हो, जब उन्हें बता लो तो अपने मोहल्ले वालों को बता सकते हो, जब ये भी कर लो तो अपने गांव वालों को बता सकते हो। ये चेन रिएक्शन ऐसे शुरू हो सकती है। बस एक वो क्रिटिकल मास अचीव करना है हमें, बस वो क्रिटिकल मास ये सच जान जाए, बस उसी की देरी भर है। ये जो माफिया गैंग है ये सूर्य के प्रकाश पड़ने पर गायब हो जाने वाली ओस की बूंदों की तरह गायब हो जाएगा मिनट में, चुटकियों में, पता भी नहीं लगेगा। और ये इतना इजी है, आप लोगों को कल्पना नहीं हो पा रही होगी। माफिया गैंग का सच बताने वाली बहुत सारी किताबें इजीली अवेलेबल हैं। जितने का नेटफ्लिक्स का 1 महीने का रिचार्ज कराते हो ना, उतने में किताबें आ जाएंगी। और स्टेट से ज्यादा उम्मीद मत रखो, स्टेट से सब कुछ मत मांगो। कुछ सवालों के जवाब स्वयं सभ्यताओं को देने होते हैं, कुछ समस्याएं सभ्यताओं को खुद हल करनी होती हैं। मैं तो ये मानता हूं कि सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड बाय सिविलाइजेशन देमसेल्फ। जो सभ्यताएं ऐसा नहीं कर पाती वो सभ्यताएं इतिहास बन जाती हैं, मर जाती हैं, और जो कर पाती हैं वे जीवित रहती हैं। चॉइस इज योर्स, आइदर यू कैन बी हिस्ट्री और यू कैन मेक हिस्ट्री। उठो पार्थ, संधान करो।